अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्स-रेज को टॉपिक ने हमने एक्स-रेज का टॉपिक हमने पढ़ा। अब हम आते हैं एक्स-रे एंड एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हेनरी मोजली जो रदरफोर्ड की टीम में काम करता था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, उस वक्त उसकी उम्र 26 ईयर थी। ठीक है। तो मोजली ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने देखा कि जो एलिमेंट है जिसको हम एनोड के तौर पर यूज़ करते हैं, उस एलिमेंट से जो एक्स रेज का एमिशन होता है, उस एक्स रेज के एमिशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेगुलरली इंक्रीज होती है। कब? जब उस टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज होता जाता है। तो इसी तरह एक्स रेज जो एमिट होती हैं उस टारगेट एलिमेंट से जिसको हमने एनोड के तौर पर यूज़ किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ठीक है ना। उसने मज़ीद ये भी कहा कि फ्रीक्वेंसी जो एक्स रेज एमिट होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कैसे? जब हम एलिमेंट से एलिमेंट की तरफ जाते हैं, हम यानी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जिस तरह से तरतीब दी गई है, फर्ज करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हीलियम है, हीलियम से लिथियम है, लिथियम से बेरिलियम है। तो जब हम इस तरह जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज यूनिट बढ़ता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज यूनिट बढ़ने के साथ साथ जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उसी एलिमेंट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ठीक है। अभी ये जो नंबर है किसका, पॉजिटिव चार्ज यूनिट का, उसको हम एटॉमिक नंबर कहने लगे, एटॉमिक नंबर कहने लगे। ठीक है। तो ये बात जाहिर हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज यूनिट है न्यूक्लियस के अंदर वो किस वजह से है, वो प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज डायरेक्टली इंडिकेट करता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी होगी उसको हमें कौन इंडिकेट करता है, जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, उससे हम गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे उसको हम क्या कहने लग गई, एटॉमिक नंबर कहने लग गई। ठीक है। ये था एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। ये सारा काम किसने किया? मोजले ने किया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोजले का एक्सपेरिमेंट, पढ़ते हैं मोजले का लॉ, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले ने 1913 में अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया इसी ही यूनिवर्सिटी में, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक टारगेट मेटल लिया एनोड के तौर पर, और उस टारगेट मेटल के ऊपर उसने ग्लास ट्यूब के अंदर क्या छोड़े, कैथोड रेस को उसके ऊपर बम्बार किया, छोड़ दिया। ठीक है। उसने क्या किया, ट्यूब्स को भी चेंज किया और एनोड को भी चेंज किया, डिफरेंट मटेरियल उसने यूज़ किए। ठीक है ना। अभी ही स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज इन ईच केस ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फिर उसने एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम था हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक मटेरियल के लिए उसने अलग अलग स्टडी की, और उसने स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज को नोट किया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसा था कि उसने एक ट्यूब लिया, ये एक्स-रे ट्यूब उसने ले लिया। इधर ही हमारे पास कैथोड है, ये है एनोड, मेटालिक एनोड होता है। ठीक है। तो क्या करने लगा, इधर से जब उसने वोल्टेज की सप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। उसने स्ट्राइक किया किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है। एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि मोजले ने क्या ऑब्जर्वेशंस की, मोजले ने ये ऑब्जर्वेशंस की कि जब हम क्या करते हैं इस टारगेट मटेरियल को यानी इस एनोड को चेंज करते हैं, तो इसके चेंज करने के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्स रेस की वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है। हाँ, दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि जब हमारे पास टारगेट मटेरियल यानी एनोड का एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता है, जितना बढ़ेगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ बढ़ने लगती है। जो एक्स रे एमिट होता है उस एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगती है, बढ़ती है। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई
जो एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट यूज्ड एज एनोड, हर उस एलिमेंट की नुमाइश करती है, ठीक है ना, उसको पेश करते हैं जिसको हम एज ए एनोड यूज़ करते हैं। तो हमें उसके वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी से पता लगता है कि भाई ये जो एक्स रेज एमिट हुई है इधर कौन सा टारगेट मटेरियल एज ए एनोड यूज हुआ है, तो एक्स रेज हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी या एक्स रेज की वेवलेंथ, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट जो उसने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम था उसके अंदर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ठीक है ना। तो उस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस को उन्होंने ग्रुप किया के सीरीज में, एल सीरीज में, एम सीरीज में, एटसेट्रा, ठीक है। अब बात आती है कि द नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स रे स्पेक्ट्रम जो थी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो टारगेट मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टारगेट मटेरियल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं और उसके साथ साथ जो एक्साइटेशन वोल्टेज हमने सप्लाई किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मोजले लॉ की तरफ कि मोजले लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू मोजले लॉ उसने क्या कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जी ऑफ एन एलिमेंट। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या आ गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ square root of frequency is directly proportional to the atomic number of an element। तो उसने जब वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट शो किया दिया तो उसने क्या किया, मोजले ने इस इक्वेशन को, इस प्रोपोर्शनलिटी को ज़रा मॉडिफाइड कर दिया। उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, जी माइनस बी। इधर बी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं और ये कांस्टेंट है। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ के सीरीज़ है, के सीरीज़ के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। के सीरीज़ के लिए इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब देखिए तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो इक्वेशन में इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। अब इधर ये वी की न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम, आर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रम, ठीक है। ए एंड बी ये दोनों कांस्टेंट है और ए डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर, ठीक है। ए का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेटल को हम यूज़ करते हैं एज ए एनोड, एज ए टारगेट मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। और जेड जो है, जी जो है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट है, ए डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल को जो हम एज ए टारगेट मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जी हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये था मोजले लॉ के बारे में, इसको हम मोजले लॉ बोलते हैं। तो शॉर्टली मैं आपको फिर दोहराता हूँ मोजले लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मोजले लॉ उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के साथ, यानी जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी ही एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसने वो रिलेशन दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। फिर उसने उसको मॉडिफाइड कर दिया, फिर कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी माइनस बी। बी को उसने कांस्टेंट कहा और कहा कि भाई इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, जो हमारे पास के सीरीज है एक्स रेज का, उसके लिए इसका वैल्यू क्या है, 1 है। फिर हम आते हैं वो उसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हम इसमें क्या लगाते हैं, कुछ कांस्टेंट लगाकर इसको हम मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन में। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी आ गया। अभी न्यू फ्रीक्वेंसी है, ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट है। मैंने पहले कहा कि ए का वैल्यू डिपेंड करता है मेटल के ऊपर और जी हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये है था हमारे पास मोजले लॉ, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, मोस्टली लॉ की कुछ इम्पॉर्टेंस है। पहले इम्पॉर्टेंस ये है कि मेंडली पीरियोडिक लॉ टेबल में जो अरेंजमेंट की गई थी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट के बेस पर, एटॉमिक मास के बेस पर, तो वो उसको उसने ख़त्म कर दिया मोस्टली ने और उसको अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बेस पर। यानी उसने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक वो जो होती है वो कौन होती है, एटॉमिक नंबर होती है, नहीं एटॉमिक मास नहीं, ठीक है। तो उसने अरेंज कर दिया इनको एटॉमिक नंबर के बेस पर, उन्हें प्रॉपर अरेंजमेंट दी मेंडली पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स जैसे पोटाशियम, आर्गन, निकल एंड कोबाल्ट वगैरह जो है। दूसरे पॉइंट ये है
कि मोज़ली लॉ के थ्रू हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि जो रेयर अर्थ मेटल्स थे उनके एटॉमिक नंबर को हमने मालूम कर दिया, ठीक है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है इसकी कि अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को देखते देखते प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए।